तो शुरू करते हैं। फिर नामवर सिंह ने कैटेगराइज कर दिया है लालित मीमांसा के 4 सूत्र। द्विवेदी जी की जो पुस्तक थी जिसका केवल 5 ही अध्याय लिखा गया लालित मीमांसा का, और लालित तत्व के नाम से वो प्रकाशित हुई पुस्तक, उसमें 4 सूत्र इन्होंने ढूंढे हैं। पहला सूत्र बतलाइए। लालित्य का अर्थ। लालित का अर्थ बतलाते हैं, नामवर सिंह हमारे ध्यान दिलाते हैं कि द्विवेदी जी लालित का अर्थ बताते हैं। द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य ना कह के क्या कहते हैं? ललित कहते हैं। पहली बात ये। प्राकृतिक सौंदर्य से अलग कौन सा सौंदर्य लालित्य है, ये बतलाइए। स्त्री सौंदर्य। मानव। स्क्रीन देखिए जरा। आप लोग मानव मानव चरित्र रचित सौंदर्य। चरित आप सौंदर्य लोग देखते कहाँ हैं? यहाँ देखना है अभी। तो पहली बात इसमें, मानव सौंदर्य ही सौंदर्य को लालित्य सौंदर्य है। नहीं कहते हैं, ब्यूटी नहीं कह के, मतलब वो भी ब्यूटी ही है, लालित्य कह रहे हैं हिंदी में शब्द। प्राकृतिक सौंदर्य के पैरेलल मानव रचित जो सौंदर्य होगा, मूर्ति कला, चित्रकला, हम्म, साहित्य, कविता इत्यादि, वो असली लालित्य हुआ। लालित्य। तीसरी बात बता रहे हैं, लालित्य हुआ इसलिए है क्योंकि मानव द्वारा लालित है। अब इसमें आप लोगों को मैं काम दे रहा हूं, इस लालित शब्द का एक वो रिसर्च करके लाइएगा, इसका अर्थ क्या है। लालित, लालित पालित से है या किससे है? निर्माण करने से है, बनाने से तो है, निर्माण करने से ही है। रचने जो से मानव है जो ना? मानव द्वारा सृजित है। हाँ, वो आप देख लीजिएगा। और नामवर सिंह कहते हैं कि ये मानवतावादी धारणा है, ह्यूमनिस्ट अप्रोच है इसमें। और फिर कहते हैं कि इसका जो स्रोत है वो लोक परंपरा में इनको मिला है, द्विवेदी जी को नाट्य शास्त्र में से मिला है। इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं कंटेंट में, जहां पे कहा गया है कि मनुष्य अनुकरण कर सकते हैं और मनुष्य धीरोदात्त होते हैं। ये लोक परंपरा की बात है, ये देवताओं की परंपरा वाली बात नहीं है। देवता अनुकरण नहीं कर सकते और देवता धीरोदात्त नहीं होते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। वो धीरोधत्त होते हैं, क्योंकि आर्य वाला उसमें वो है विशेषता है। तो पहली बात नाट्यशास्त्र। तो लालित की व्याख्या का जो स्रोत है लोक परंपरा में, कौन से 2 स्रोत हैं द्विवेदी जी के लिए? बतलाइए। पहला नाट्यशास्त्र और दूसरा नाट्यशास्त्र और तांडव तांडव। लास्य का। तांडव तांडव और लास्य। लास्य। तांडव शिव का नृत्य है, लास्य पार्वती का नृत्य है। हास्य। और तांडव को कहा गया रस भाव विवर्जित नृत्य। नृत्य नहीं कहा गया, नृत्य डबल त और रुक गया है उसके बाद, नृत्य कठोर नृत्य है। रस भाव विवर्जित है, उसमें रस और भाव की सृष्टि उस रूप में नहीं हो सकती है जैसे आप कल्पना कीजिएगा कि कोई नृत्य और गीत देखते हुए हम खूब आनंदित हो जाए, खूब रस मिले आपको। उसमें रस, भयानक रस आपको मिलेगा, और रौद्र रस उसमें मिलेगा आपको, है ना? और पार्वती का जो लास्य है, पार्वती के नृत्य को लास्य कहते हैं, वो है रस भाव समन्वित नृत्य। वो सॉफ्ट है, रस की उत्पत्ति होती है, भाव की उत्पत्ति होती है, दोनों का तालमेल है। किसमें तालमेल है, किस नृत्य में? लास्य। पार्वती के लास्य में। तांडव को में। कहा गया है नृत्य। और शिव जी के तांडव को क्या कहा गया है? नृत्य। नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आप ये बात। फिर जो है सो फिर स्पष्ट कर रहे हैं द्विवेदी जी, तांडव जहां मानव पूर्व तत्वों का स्वतः विकास, मनुष्य के पूर्व जो मनुष्य की एक्टिविटीज रही होंगी, मानव जाति का एक अच्छे से विकास होने के बाद आदिम रूपों का, उसकी स्फूर्ति है उसमें, उसका तेज है, उसकी लाश मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। ललित रूप यानी सुंदर रूप, एट्रैक्टिव रूप। ये मानव पूर्व तत्व, यानी मानव मान लीजिए जब पूरी तरह से मानव नहीं बना होगा, थोड़ा पशु भी होगा, मानव भी होगा, इस तरह से। और जब ये मानवीय मानव पूरी तरह से बन गया, रचना और सृजन अच्छे से करने लगा, तब जिस नृत्य का विकास हुआ वो है लाश। ये द्विवेदी जी की व्याख्या है। ठीक है। नामवर सिंह उस पर अपना एक फिर निष्कर्ष चलते हैं कि समष्टिगत व्यष्टिगत दोनों स्तर पे, चाहे समाज की दृष्टि से देखिए, व्यक्ति की दृष्टि से देखिए, दोनों स्तर पे द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव मानव केंद्रित है। ह्यूमन ओरिएंटेड है। इसकी व्याख्या फिर कर रहे हैं नामवर सिंह। इसका मतलब क्या है? सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है। कह रहे हैं केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य। मनुष्य है। मनुष्य। ये नामवर सिंह द्विवेदी जी की बातों का समर्थन करते हैं, उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, उसकी और व्याख्या कर रहे हैं। चलिए, दूसरा सूत्र क्या है बंधन लालित के मीमांसा का? विरुद्ध विद्रोह।
बंधन के विरुद्ध विद्रोह। हाँ, पहली बात तो ये है कि वो सौंदर्य को लालित कहते हैं। लालित के दो स्रोत उनके यहाँ है, नाट्यशास्त्र में और तांडव और लास में। उसके आधार पर उसकी व्याख्या हो रही है। मानव रचित सौंदर्य को लालित कह रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, लालित है बंधन के विरुद्ध विद्रोह। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कला का उदाहरण है वो है नृत्य कला। नृत्य जब कोई व्यक्ति करता है या कोई स्त्री करती है, वो बंधन के विरुद्ध विद्रोह करती है। एक तरह से ये है द्विवेदी जी की व्याख्या। नृत्य का ही उदाहरण है इसमें, और कुछ नहीं। लालित्य बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है ना। आपके शरीर को किसी ने जकड़ दिया, आप कल्पना कीजिए कि देवकी और क्या कहते हैं, वसुदेव की तरह आप जेल में हैं, कारागार में हैं, और आपके हाथों में पैरों में बेड़ियां हैं। एक दृश्य आप उसकी कल्पना कीजिए। और एक किसी ऐसी स्त्री की कल्पना कीजिए जो स्वच्छंद होकर बहुत विशाल रंगमंच पे डांस कर रही है, नृत्य कर रही है ना। ठीक है, उसके घुंघरू हो सकते हैं, पैंजनी हो सकती है, बहुत सारे वाद्य हो सकते हैं उसके साथ। दोनों में कहाँ स्वच्छंदता है बतलाइए जरा। किस जगह पे, कारागार में या उन्मुक्त रंगमंच में? उन्मुक्त रंगमंच में। वहां पे द्विवेदी जी वही उदाहरण दे रहे हैं। इसमें नृत्य का उदाहरण उन्होंने लिया है। नृत्य को एक लालित का श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने माना है। और नृत्य के लिए क्या वो स्टेटमेंट देते हैं, नृत्य को क्या कहते हैं द्विवेदी जी, पढ़िए जरा। जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजय विजय इच्छा, इच्छा विजय है। की इच्छा, विजय की इच्छा। विजय। इसका मतलब जड़, आप स्थिर हैं, जड़ है। जड़ में गुरुत्वाकर्षण है, खिंचा हुआ, हम धरती से खिंचे हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, कुर्सी से टेबल से चिपके हुए हैं, तो जड़ है। अगर कुछ कर नहीं रहे, एक्टिव नहीं है। उसके ऊपर चैतन्य, जो हमारा कॉन्शस माइंड है, एक्टिविटी वाली जो फैकल्टी है, उसकी विजय का उल्लास है नृत्य। तो नृत्य के बारे में ये कथन किसका है बतलाइए। नृत्य को जड़ आचार्य के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजय इच्छा किसने कहा है? द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी ने। कहा है। और फिर वो बात कर रहे हैं कि उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य आ ही जाता है। और कहते हैं अन्य कलाएं भी नृत्य की इस कला का या नृत्य की इस विशेषता का अनुसरण करती हैं। नामवर सिंह निष्कर्ष देते हैं, हर चीज के बाद निष्कर्ष वो दे रहे हैं कि इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं है, केवल आनंद हम नहीं ले रहे हैं दरबार की तरह, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित ना होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। किनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि, किनकी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि शास्त्र में ये वर्णन मिले या नहीं मिले कि नृत्य जो है सो बंधन के विरुद्ध विद्रोह है, शास्त्र में ये वर्णन मिले या नहीं मिले, द्विवेदी जी उसी को प्रूफ करते हैं। चलिए तीसरा सूत्र, मनुष्य की सुशिक्षा। शिक्षा का अर्थ सृजन करने। सृजन करने। सृजन करने की इच्छा है ना। और सृजन जो है सो केवल केवल सृजन, संतान पैदा करने की इच्छा है, सृजन नहीं है। हर चीज सृजन है, लिखना पढ़ना, जीवन में कोई कोई स्वप्न लेके उसको आगे बढ़ना, काम करना, सब कुछ सृजन है। मूर्ति बनाना सृजन है। इंजीनियर्स की टीम पुल बनाती है, वो भी सृजन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम है। नामवर सिंह अब इसमें नामवर सिंह इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही है। देखिए प्राप्त अंशों में जो 5 चैप्टर हमें मिलते हैं, उसमें से शिक्षा का वर्णन दूसरे चैप्टर में, तीसरे में, 5वें में भी सर्जना है ना। क्लियर है आपका? जी। और नामवर सिंह वही बात तो कह रहे हैं, अब आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि लालित्य मीमांसा के जो भी अध्याय हमें मिलते हैं, उसमें सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही, शिक्षा पर ही है। जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर, क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रिएटिविटी पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है, क्योंकि शास्त्र वाली भी बातें आ रही हैं, लेकिन शैव शाक्त दर्शन की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब वही दर्शन वाली बातें हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। लेकिन इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच वह मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति पर ही बल देते हैं द्विवेदी जी, क्रिएटिव पावर ऑफ मैन या ह्यूमन बीइंग। अभी आपको इसमें इतना ही समझना है, इसके दार्शनिक अभिप्रायों को इस समय समझने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है मनुष्य की शिक्षा। चौथा और अंतिम,
समग्र भाव के रूप में सौंदर्य। कह रहे हैं नामवर सिंह की द्विवेदी जी के यहाँ जो चौथी बात, नामवर सिंह तो द्विवेदी जी के बहुत गंभीर पाठक हैं, शिष्य ही नहीं है, बहुत गंभीर पाठक हैं। बल्कि बहुत सारी द्विवेदी जी की किताब नामवर सिंह ने तैयार करवाई है, उनसे डिस्कशन करके, उनको उनको उकसा करके, उनको कह के इस विषय पे आप किताब तैयार कीजिए, हम लोग कुछ मदद कर देंगे, यानी लाइब्रेरी से कुछ किताब चाहिए तो आपको दे देंगे, मंगवा देंगे। लिखवाना हो, आप बीमार हैं, लिखवाना हो तो हम लोग लिख दे देंगे। इस तरह से इन्होंने बहुत काम करवाए, लेक्चर दिलवाए हैं, जिससे किताब तैयार हुई। और मेघदूत एक पुरानी कहानी उन्होंने बीमारी की अवस्था में लिखी है। हम लोग बीमारी की अवस्था में सब कुछ छोड़ देते हैं, द्विवेदी जी ने किताब ही लिख दी। बीमार हो गए थे, मतलब इतने बीमार नहीं थे कि बिल्कुल चल फिर ना सके, अस्वस्थ थे कुछ दिनों के लिए, कुछ पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो एक मित्र ने कहा क्या कर रहे हैं आजकल? कहा कुछ तो कर नहीं रहे, बीमार पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने सुझाव दिया, कहा मेघदूत जरा पढ़ लीजिए। मेघदूत पढ़े तो उनके मन में इतने अच्छे विचार आए कि बैठे बैठे लिख दिए, कुछ अंश बोल के भी लिखवाए। ठीक। तो मेघदूत एक पुरानी कहानी, आपको पढ़ के पता ही नहीं चलेगा कि एक कोई बीमार व्यक्ति है, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है या उसका इलाज वगैरह चल रहा है, उस फेज में उसने लिखा, आपको विश्वास होगा ही नहीं। पंक्ति पंक्ति में इतनी आपको हंसी और मुस्कुराहट छूटेगी पढ़ते हुए। ये सब महान साहित्य के लक्षण है। चलिए, चौथी बात है लालित्य मीमांसा के सूत्र में, जो चौथा सूत्र है वो है समग्र रूप में या समग्र भाव के रूप में सौंदर्य को देखना, ब्यूटी इन टोटेलिटी, अकेले किसी एक चीज में नहीं, इंटेग्रिटी में, समग्रता, ये बात है। तो द्विवेदी जी समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं, जो धर्माचरण, धार्मिक आचरण, नैतिकता इत्यादि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबसे कुछ न कुछ लेकर, ग्रहण करके, सबको अभिभूत करके, सबको प्रभावित करके, सबको अंतर्ग्रथित करके, गूंथते हुए, एक फूल की माला है आपको, उसमें गेंदे का फूल है, बेला का है, तरह तरह के फूल हैं, सबको हम गूंथते हैं सुई से, अंतर्ग्रथन उसी को कहते हैं। एक ही समय में अंदर से भीतर से गूंथना, कहते हैं इन सारी चीजों को गूंथ करके टोटलिटी के रूप में जो भाव प्रकाशित होता है वो है सौंदर्य द्विवेदी जी के लिए। अकेले का सौंदर्य नहीं है कि पुष्प के सौंदर्य की बात करेंगे तो अशोक का फूल ही हो जाएगा, नहीं। अशोक के फूल या कुटज का फूल, या मान लीजिए देवदारू के जो हैं फूल हैं, पौधे हैं, कचनार के जो फूल हैं, उसकी जितनी महत्ता है द्विवेदी जी के लिए, कुटज की भी उतनी ही महत्ता है। जबकि कुटज तो बेचारा उपेक्षित पेड़ है, झाड़ी है, वो पहाड़ों पे खिलता है। कहते हैं सब वो टोटल के रूप में ला करके जो चीज सामने लाते हैं सौंदर्य के विषय में, वो है उनके लिए लालित्य या सौंदर्य। उन्हीं के शब्दों में नामवर सिंह लिख रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में, यानी कोट कर रहे हैं उनको। भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा, यानी यूजुअली, जनरली, बहुधा अभिव्यक्त मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेके हम चले। तो यहाँ पे क्या करें द्विवेदी जी सौंदर्य के बारे में? सौंदर्य क्या है या लालित्य क्या है? मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास। मानवीय हर चीज में, मूर्ति, कला, भाषा में, हर विधा में जो है वो है, ये अंतिम बात है। और सबसे अंत में नामवर सिंह का फिर एक क्लोजिंग कमेंट है, जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं, ये निबंध का नाम है। ये निबंध किस पुस्तक में संकलित है जरा बताइए, किसी की स्मृति तेज हो तो। बता चुके हैं पहले, विचार प्रवाह। कहते हैं कि जनता का अंतस्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखे तो स्पष्ट है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको आप कह सकते हैं। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है, क्रिएटिव एक्टिविटी। व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं कर देना है आप लोगों को, ये एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है, इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है, वह इस सौंदर्य सृजन क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अंत है चारों पांचों निष्कर्षों को एक जगह ले आए हैं ये। इसका अर्थ है बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है। अंतिम में थीसिस क्या है नामवर सिंह की द्विवेदी जी के लिए, बतलाइए सबसे लास्ट में। मानव विद्रोह का प्रयास। सौंदर्य मानव विद्रोह मुक्ति है का और प्रयास मानव है। मुक्ति का प्रयास है। ये नामवर सिंह की मौलिक व्याख्या है। आधार द्विवेदी जी का ही काम है, द्विवेदी जी की ही बातें हैं, उन्हीं की व्याख्या है, लेकिन उसको और एक्सटेंड करके इन्होंने
तो नामवर सिंह कैसे व्याख्या करते हैं? आप ध्यान दीजिए, आपने कोई बगीचा देखा, गार्डन देखा, वहां तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए हैं। कोई कोई 1 फीट का है पौधा, कोई 2 फीट का है, कोई 3 फीट का है, कोई 5 फीट का है। किसी में झाड़ी फैले हुए, किसी में कांटे निकले हुए। कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा, माली, कैंची से, उसके जो उपकरण होते उससे बड़ा सुंदर सबको काट छांट के एक कलाकृति का रूप दे देता है। आप लोगों ने देखा है, गार्डन में देखा होगा, है ना। राजघाट आप कभी जाएंगे तो राजघाट की तरफ दोनों ओर जो पौधों की क्यारियां हैं वो विकसित होती है, तो अलग देखने में झुरमुट जैसी लगती है, उसको काट के इस तरह से लहर जैसा बना दिया जाता है। नामवर सिंह ये करते हैं, है ना। द्विवेदी जी ने सीधे सीधे नहीं कहा है कि मानव मुक्ति का प्रयास है सौंदर्य। नामवर सिंह ने उनके सारे उद्धरणों को इतने करीने से सजाया है और उसकी उन बातों को लेकर के एक वो लहर जैसा बना दिया है कि द्विवेदी जी की व्याख्या नामवर सिंह के शब्दों में पढ़ते हुए हमें एक अलग आनंद मिलता है, एक मौलिक साहित्य का उसमें रस मिलता है। मेरी बातें समझ रहे हैं आप लोग? ये नामवर सिंह की आलोचना कला की भी खूबी है। चलिए, ये निबंध हमारा समाप्त है। कुछ प्रश्न हमने दे दिए हैं, फटाफट बताइए। नामवर सिंह ने अशोक के फूल निबंध को क्या संज्ञा दी है? जवाब दीजिए। भारतीय ध्यान से पढ़िए। संस्कृति भारतीय भारतीय संस्कृति संस्कृति का एक अध्ययन। संस्कृति का नवीन आख्यान, संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज, दूसरी परंपरा का जीवंत दस्तावेज, द्विवेदी जी के सौंदर्य चिंतन का आधार। क्या क्या कहा है इसमें? कौन सा पहले सही होगा? एक को चुनिए पहले। तो भारतीय संस्कृति का एक अध्ययन, चलिए, और उसके बाद और थर्ड संस्कृति दृष्टि का दृष्टि का अनूठा अनूठा दस्तावेज। पक्का? यस सर। चलिए, अब आंसर क्या हुआ? पहला और तीसरा। सी फर्स्ट और थर्ड। नंबर सी ABCD। सी। चलिए, दूसरा कथन, रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह क्या है? बतलाइए। आर्य और आर्यतर आर्य और उपादानों का आर्यतर मिश्रण। उपादानों का आर्य और मिश्रण। आर्यतर का ये मिश्रण। सबको स्पष्ट है? जी जी सर। जी हाँ, यस सर। ये ABCD कौन सा? सी। सी सी चलिए, अभी अवधारणा वाला प्रश्न दिया है मैंने, ध्यान से पढ़िए। 2 कथन है और उसमें आपको चुनना है कि कौन सा सही है। पहला कथन, द्विवेदी जी के अनुसार अशोक के फूल की भी अपनी स्मृति परंपरा है। ये कथन सही है कि गलत है? दोनों सही है। और दोनों दूसरा है, सही है सर। के अनुसार आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है। ये सही है या गलत? जी ये भी दोनों सही है। दोनों सही सही तो है। सही है, कथन सही है। ए आंसर होगा। चलिए, आंसर बताइए ABCD में से कौन? ए। ए। चलिए, गुड। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस के लिए रखा है, बाकी सवाल मैंने बना के रखा है आपको टेस्ट में देने के लिए। अगला सवाल पढ़िए। कहाँ गया? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है रीजन, यानी असर्शन और रीजन वाला सवाल है ये। पढ़िए, ये पढ़िए, क्या है अभिकथन? क्या है? स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, तब द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। ये नामवर सिंह का ही कथन है, चूंकि हम इसी निबंध से ले रहे हैं। स्पष्ट है कि वह मिस्र संस्कृति के वकील ना थे और ना एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। ये दोनों कथन नामवर सिंह का ही है। अब आपको बताना है कि क्या ये कार्य कारण की दृष्टि से सही है, गलत है, क्या है। चलिए, विचार कीजिए। सर सही है। सर सही है। नामवर सिंह ने कहाँ पे ये कहा है, ये बताइए, बताइए। जब ये दिनकर जी निबंध के स्टार्टिंग सामाजिक में संस्कृति कहा की है। बात कर रहे हैं, है ना, और दिनकर के बारे में अज्ञे ने कहा कि वो वकालत दिनकर नहीं थे और वकील की तरह इतिहास से तथ्य नहीं बटोरते, इसीलिए जब फैशन इसका चला तो उन्होंने उस पर काम करना या लिखना बंद कर दिया। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? ए। ए। चलिए, ये एक अंतिम प्रश्न है, पुस्तकों और लेखकों का सुमेलित करना है, बतलाइए। भारतीय परंपरा के मूल पर लेखक का नाम बताइए। शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर। शुद्ध कविता की खोज दिनकर। ये
पहले पांचों का मिथिलेख उत्तर ध्यान अज्ञे से की स्मृति लगाइए, साहित्य का उत्तर मर्म। क्या? अभी पहले मर्म पांचों हजारी लगा प्रसाद दीजिए आप। द्विवेदी। साहित्य का मर्म, ई का होगा सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी। स्मृति लेखा, अज्ञे। आगे 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 जी। और सौंदर्य शास्त्र के तत्व, कुमार 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 विक्रम। चंद्र। और भारतीय परंपरा के मूल स्वर। गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे। पांडे। अब बताइए उत्तर सही। भारतीय परंपरा। ऑप्शन सी सही है। सी होगा सर, इसका सी। 4 5 1 2 3, 4 5 1 2, चलिए ये सी सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न ठीक आपसे है पूछे सर। जाएंगे। हम लोग बाकी प्रश्न जी टेस्ट में सर। देखेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास से संबंधित जो भी क्वेरी होगी आपकी, वो अगली क्लास में